फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की इस वीडियो में हम बोर और व्हीलर द्वारा दिए गए द्रवपूर्ण मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण देखेंगे। बोर तथा व्हीलर ने द्रवपूर्ण मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया तथा नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनके अनुसार प्रारंभ में नाभिक शांत अवस्था के अंतर्गत गोलाकार असंपीड्य द्रवबूंद के समान माना जाता है तथा इस अवस्था में पृष्ठीय तनाव बल तथा प्रतिकर्षण कूलाम बल इसकी गोलाकार आकृति को बनाए रखने का कार्य करते हैं, जो कि हमें पहले दिखाया गया है ए अवस्था में पहले चित्र में। अवस्था बी में जब एक विखंडनीय नाभिक न्यूट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे यहाँ पे यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन ग्रहण कर रहा है या उसको ऊर्जा दी जाती है, तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो नाभिक को उत्तेजन अवस्था प्राप्त होती है तथा नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। नाभिक को उत्तेजन ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अतः इन विरूपक बलों के प्रभाव में नाभिक का गोलीय आकार विकृत होकर तथा उसके पश्चात कैप्सूल आकार में परिवर्तित हो जाता है। जब उत्तेजन ऊर्जा का मान और अधिक हो जाता है तो नाभिक के दोलनों के कारण नाभिक डंबलाकार आकृति में रूपांतरित हो जाता है। ये यहाँ पर इसने डंबलाकार आकृति ग्रहण कर ली है। इसके बाद थर्ड अवस्था में जब नाभिक में स्थित प्रोटोनों के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है और यह दो भागों में विभक्त होता हुआ सा दिखाई देता है और नाभिक क्रांतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में क्रांतिक अवस्था के पश्चात नाभिक का अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट पाना संभव नहीं हो पाता है, अतः यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। अतः नाभिक के विखंडन हेतु आवश्यक शर्त यह है कि विखंडन अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। ये जो विखंडन अवस्था डी है, फोर्थ अवस्था है, वह प्राप्त होनी चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु दी गई ऊर्जा क्रांतिक विरूपण या संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार हमें मूल नाभिक से दो नाभिक प्राप्त हो जाते हैं। यह थी बोर और व्हीलर के नाभिकीय विखंडन की द्रवबूंद मॉडल के आधार पर व्याख्या। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण है, जिसमें हमें इसकी ई अवस्थाएं दिखाई गई हैं नाभिक की। पहले मूल नाभिक है, जब यह उत्तेजित अवस्था में आता है तो दीर्घवृत्तज आकार का हो जाता है और अधिक ऊर्जा प्राप्त करके कैप्सूल आकार ग्रहण करते हुए यह उत्तेजित अवस्था में डंबलाकार हो जाता है। उसके बाद और अधिक ऊर्जा से क्रांतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है और इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद इसका मूल अवस्था में लौट पाना संभव नहीं होता है और यह दो छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। तो इसके अवस्था ए के बारे में विस्तार से बताया गया है, अवस्था बी क्या है, साथ ही अवस्था सी क्या है, डी अवस्था में क्या क्या होता है, कैसे दोनों नाभिकों के बीच में प्रोटोनों के कारण कूलाम प्रतिकर्षण के कारण दूरी बढ़ती जाती है और क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करता है। ई अवस्था में वह वापस नहीं लौट पाता है और विखंडित हो जाता है और नाभिकीय विखंडन हेतु शर्त भी है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं की क्षणिक समय के लिए होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रम को संपन्न होने में लगभग 10⁻⁻12 सेकंड का समय लगता है। अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का विखंडन उत्पाद के मध्य स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य आलेख। तो स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य ये आलेख दिखाया गया है आपको। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और दूरी के साथ इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इसमें दिखाई दे रहा है कि मूल बिंदु पर एक मूल नाभिक है। तो उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि r=0 पर नाभिक गोलाकार आकृति का होता है, जहां इसकी बंधन ऊर्जा हम बाइंडिंग एनर्जी Eb पहले भी देख चुके हैं कि नाभिक का द्रव्यमान और उसके जो जिनसे मिलकर बना है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके द्रव्यमानों में से माइनस करने पर जो बचता है, जो द्रव्यमान क्षति होती है, उसकी वजह से जो ऊर्जा आती है वह होती है बाइंडिंग एनर्जी। अतः निर्मुक्त ऊर्जा के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में यहाँ बांटा है, जिनको ग्राफ में ए बी सी से दिखाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे विभव प्राचीर ऊर्जा जो EC दिखाई गई है वो क्या है। तो यह संयुक्त नाभिक की प्राचीर ऊर्जा होती है, जो नाभिक में उत्पाद नाभिकों की कूलाम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मान कूलाम स्थितिज ऊर्जा K(Z1Z2)E²/r के बराबर होता है, जहाँ r दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का योग है, r1 + r2।
अब विखंडन के लिए आवश्यक शर्त देख लेते हैं। जब नाभिक की ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊर्जा से अधिक होती है तो विखंडन संभव होता है, अर्थात विखंडन के लिए ऊर्जा का मान Ec से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। अब देखते हैं संकीर्ण ऊर्जा Ea के बारे में। किसी नाभिक की विभव प्राचीर ऊर्जा तथा निर्मुक्त ऊर्जा के अंतर को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। जो ए वाला जो ग्राफ दिखाया गया इसकी जो ऊर्जा है और इसी ऊर्जा के अंतराल को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अगर Ef जो कि हमारी निर्मुक्त ऊर्जा है वो Ec से ज़्यादा हो, Ec से हमारी निर्मुक्त ऊर्जा ज़्यादा है तो ऐसे नाभिकों में स्वतः विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। यह स्थिति द्रव्यमान संख्या 250 वाले नाभिकों में से अधिक वाले नाभिकों में पाई जाती है। जिनकी द्रव्यमान संख्या 250 से अधिक होती है उनके लिए निर्मुक्त ऊर्जा विभव प्राचीर से अधिक होती है। और कुछ ऐसी स्थिति अगर निर्मुक्त ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊर्जा से कम है तो इस स्थिति में बाणमय यूरेनियम नाभिक के आसपास स्थित नाभिकों के लिए स्थिति पाई जाती है। ऐसे नाभिक उसमें न्यूट्रॉन ग्रहण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तथा यदि EI की वैल्यू EA से ज़्यादा है तो नाभिक विखंडित हो जाता है। जहाँ EI उत्तेजन ऊर्जा मतलब उत्तेजन ऊर्जा का मान EA से ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। बाणमय यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233, 94 प्लूटोनियम 239 जब अग्र नाभिक उसमें न्यूट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इनकी उत्तेजन ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा से अधिक हो जाती है तथा एकांतिक अवस्था को पार करके विखंडित हो जाते हैं। 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 232 अग्र दोनों नाभिक उसमें न्यूट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। यदि ये दोनों नाभिक उसमें न्यूट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो फिर भी इनमें EI की वैल्यू EA से कम होती है, अतः ये विखंडित नहीं हो पाते हैं। परंतु तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार कराने पर EI की वैल्यू बढ़ जाती है। EI जो कि संकीर्ण ऊर्जा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अतः ये नाभिक क्रांतिक अवस्था को पार करके विखंडित हो जाते हैं। यदि EF की वैल्यू EC से बहुत अधिक कम हो, EF हमारा यहाँ पर है निर्मुक्त ऊर्जा की वैल्यू EC से बहुत कम बहुत कम हो तो यह स्थिति जो हमारी द्रव्यमान संख्या 85 से 209 वाले नाभिक उनके बीच में होती है। तो इन नाभिकों की इन नाभिकों में उन नाभिकों में पाई जाती है जिनके लिए का मान 85 से कम हो या 209 से अधिक हो। तो ये नाभिक इन बीच वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, तो इनका विखंडन आसानी से संभव नहीं हो पाता है। इनको विखंडित करने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये जिनकी द्रव्यमान संख्या 85 से कम है उन नाभिकों के लिए EF निर्मुक्त ऊर्जा जो है वो लगभग 0 होती है, तो इनकी प्रकृति में कभी भी ये विखंडित नहीं होते हैं। तो ये है नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया, दूरी के साथ ऊर्जा का आलेख। तो इसका हम नोट्स देख सकते हैं, आप यहाँ से इसके नोट्स को देख सकते हैं। ये विभव प्राचीर EC क्या है ये सब आप इसमें देख सकते हैं। विखंडन की आवश्यक शर्त क्या है, संकीर्ण ऊर्जा EA क्या होती है, निर्मुक्त ऊर्जा EF क्या है। फर्स्ट केस जब निर्मुक्त ऊर्जा का मान विभव प्राचीर ऊर्जा से अधिक है, सेकंड केस में निर्मुक्त ऊर्जा का मान विभव प्राचीर की ऊर्जा से कम है, और थर्ड केस जब निर्मुक्त ऊर्जा का मान विभव प्राचीर की ऊर्जा से बहुत कम है तो ये बिल्कुल भी विखंडित नहीं हो पाता है। अब देखते हैं सेगर चार्ट, या जिसे बोलते हैं हम नाभिकी का स्थायित्व अनुपात या N/Z अनुपात। किसी भी नाभिक के स्थायित्व का मान उसकी बंधन ऊर्जा पर निर्भर होता है, ये हम सभी जानते हैं, तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा के मानों में परिवर्तन होता है, अर्थात नाभिक स्थायित्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर होता है। तो किसी भी नाभिक का स्थायित्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है। नाभिक के स्थायित्व का अध्ययन करने हेतु नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के मध्य खींचा गया वक्र, न्यूट्रॉन वाई एक्सिस पे प्रोटॉन एक्स एक्सिस पे हो तो उनके बीच खींचा गया वक्र न्यूट्रॉन प्रोटॉन वक्र या स्थायित्व वक्र या सेगर चार्ट कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ सेगर चार्ट दिया हुआ है जिसमें परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ ग्राफ प्लॉट किया हुआ है।
इस चार्ट से स्पष्ट है कि हल्के नाभिकों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान होते हैं। जो हमारे हल्के नाभिक हैं वो स्थायी होते हैं और उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक समान होते हैं। अतः ऐसे नाभिकों के लिए n और z अनुपात एकांक होता है, अर्थात n/z 1 होता है। परंतु द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर न्यूट्रॉनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष वृद्धि होती जाती है, जिससे नाभिकों का वक्र ओ बी रेखा पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमें ओ बी रेखा पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ बी रेखा पर प्राप्त हो जाता है। ओ बी रेखा पर पाए जाने वाले प्रत्येक जो नाभिक हैं उनके लिए NX की ओर थोड़ा सा झुकाव अधिक होता है, अर्थात ओ बी रेखा पर पाए जाने वाले प्रत्येक नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। फिगर चार्ट से यह भी स्पष्ट है कि सभी नाभिक एक अत्यंत संकीर्ण क्षेत्र में समूहित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनके मध्य से गुजरने वाली रेखा स्थायित्व रेखा कहलाती है। इस रेखा के बाहर पाए जाने वाले नाभिक अस्थायी तथा रेडियो एक्टिव नाभिक कहलाते हैं, जो स्थायित्व प्राप्त करने हेतु इस पर वितरित होते हैं। उनका n/z अनुपात नाभिक के स्थायित्व क्षेत्र में आ जाए, इसलिए वो इस पे क्या होते हैं, वितरित होते हैं। फिगर चार्ट के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है समस्थानिक समप्रोटोनिक नाभिक, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या, उन्हें समस्थानिक नाभिक कहते हैं। वक्र में ऐसे नाभिकों को हमने ए ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखा है, क्योंकि उनके लिए z समान है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये ए रेखा वाले जितने भी नाभिक हैं वो होते हैं समस्थानिक या समप्रोटोनिक नाभिक। दूसरा होता है समन्यूट्रॉनिक नाभिक। समन्यूट्रॉनिक नाभिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और ये हमें 20 लाइन प्राप्त हो रही है, जहाँ पर परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बदलती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, तो ये समन्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते हैं। समभारिक या समन्यूक्लियोनिक नाभिक, वे नाभिक जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या एक समान होती है। न्यूक्लियोनों की संख्या का मतलब है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है। वक्र में इन्हें समान अंतःखंड काटने वाले रेखाखंड C द्वारा दर्शाया गया है। तो इसके नोट्स इस तरह से हैं। फिगर चार्ट है, समस्थानिक या समप्रोटोनिक नाभिक है, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक है, समभारिक या समन्यूक्लियोनिक नाभिक है। फिगर चार्ट से स्पष्ट है कि हल्के नाभिकों में n/z 1 के इक्वल होता है, परंतु भारी नाभिकों के लिए n/z > 1 पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रोटॉन के मध्य कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल में वृद्धि होती है। अतः उनके संतुलन हेतु भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो